हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिवीजन सेशन में। सर, हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिक के बारे में और रिडेम्पशंस की, स्पेशली सेक्शन 55 के बारे में। मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ करी थी, स्पेशली एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने समराइज किया था कि अगर हम इस चैप्टर को एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़े तो अपने को दो बातें याद रखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन में क्या मांगा है और क्या दिया है, स्पेशली क्या दिया है उसके बेसिस पे हम क्या मांगा है वो निकालेंगे। क्लियर है? मैं उसी को एक बार गो थ्रू कराऊंगा ऑफ कोर्स। और आज हमने एक लास्ट पार्ट छोड़ा था बैंक वाला, जो हमने लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं बोला था कि अगले डिस्कशन में करेंगे, तो उस पार्ट को करके हम इसके क्वेश्चंस निपटाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्विक रिवाइज कराता हूं क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है, हमें हर मोड पे इसका एक रिवीजन चाहिए होगा। तो मैं क्विक रिवीजन कराता हूं आपको और देन शुरू करता हूं आज का अपना लेक्चर और खत्म करते हैं अपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। कमेंट करा करो मेरे बच्चे, स्पेशली कमेंट करा करो। हाँ जी, करा करो कमेंट, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे ये लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा वो बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। देखो, एग्जाम आपके जनवरी में है, आई नो, क्लियर है, और प्रॉमिस है कि आपको दिसंबर फर्स्ट वीक बोला है ना, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका काम खत्म, आपके सारे जो भी कंपनी अकाउंट और एनपीओ है वो मैं करा दूंगा। क्लियर है? और बाकी जो रजत ने प्रॉमिस किया वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन मत लो कि सर कब होगा, कैसे होगा, कितनी क्लासेस होंगी, एवरीथिंग हमने प्लान कर रखा है। नाउ पॉइंट ये, आपका काम क्या है, मुझे कमेंट करो और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताओ, ताकि मैं आगे जितने भी सेशंस लूं उन सब में काम करूं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन मोड में करेंगे, तो अभी करते हैं बातें बंद और काम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आ जाओ मेरे बच्चों। हाँ जी, तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों आज का सेशन। पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था रिडेम्पशन के बारे में, क्योंकि वहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होगी। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था जब भी हम रिडेम्पशन की बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेशन से बात करेंगे, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आपको दो चीजों से बात करेगा। या तो आपको क्वेश्चन में रिडेम्पशन करने के लिए न्यू शेयर की इंफॉर्मेशन होगी, जिसपे इकलौता क्वेश्चन हमने किया था, याद है, जिसमें शेयर और डिबेंचर दोनों दिए थे, जिसमें मैंने शेयर को कंसीडर किया था, डिबेंचर को कैलकुलेशन पार्ट के लिए कंसीडर नहीं किया था। तो मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन में शेयर दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको बस ये देखना है कि आपकी जो फेस वैल्यू है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितने से कैपिटल कम हो रही है, कितने से कैपिटल कम हो रही है, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, स्पेशली शेयर, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, कितने से उनकी फेस वैल्यू से कैपिटल बढ़ रही है। जो भी कैपिटल बढ़ रही है, दो डिफरेंस बचा, उसे अपन अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, उतना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कहां से ट्रांसफर करेंगे, हम फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे, हम फ्री रिजर्व से टू सीआरआर, फ्री रिजर्व से टू सीआरआर। दैट मींस इतने का अपने को सीआरआर बनाना पड़ेगा, इतने रिजर्व हम ब्लॉक करके चलेंगे। और इसी के बेसिस पे हमने एंट्री मारी थी और हमने ये माना था कि अगर क्वेश्चन ना बोले तो हम मानेंगे रिजर्व का पैसा सफिशिएंट है। और मान लो अगर क्वेश्चन में कह रहा है रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, वैसे मैं आज इस पे बात करने वाला हूं, पर अगर मान लो प्रीमियम और रिडेम्पशन है तो उसको भी राइट अप करने के लिए अपन फ्री रिजर्व ही यूज करते हैं, तो हम मान के चलेंगे उसके लिए भी मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट पड़ा है। मतलब यहाँ टेंशन लेने का काम इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं दिया, अपने आप कंपनी ने संभाल लिया है। बस आपको छोटी सी अकाउंटिंग करनी है कि बीकॉम वाले बच्चों जैसे आप उठाओ और सिर्फ एंट्री कर दो, छोटी सी कैलकुलेशन कर लो और एंट्री कर दो। मतलब सर कितने से कैपिटल कम हुई, कितने से कैपिटल बढ़ी, डिफरेंस जो बचा वो सीआरआर से, और अगर प्रीमियम है क्वेश्चन में रिडेम्पशन पे, तो उस प्रीमियम के लिए भी आप रिजर्व मान के चलोगे सफिशिएंट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक हो गया था। फिर हमने कहा था सर अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, ये है मेन मुद्दा जहां पे इंस्टीट्यूट कहता है भाई साहब मेरा ध्यान रखो, आओ मेरे बच्चे थोड़ा काम करो अच्छे से। अगर आपको, क्या बोला मैंने सर, अगर आपको न्यू शेयर नहीं गिवन है, न्यू शेयर्स अगर नहीं गिवन है, नॉट गिवन, तो मेरे बच्चे आप ये चेक करोगे क्या क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस दिया है। ए बैंक बैलेंस नॉट गिवन, अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो होगा क्या कि आपको, अगेन मैंने ये भी पढ़ा दिया था कि आपको फिर रिजर्व के बारे में नहीं सोचना, सॉरी बैंक के बारे में नहीं सोचना, आपको देखना है कितने की फेस वैल्यू है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और उसमें से माइनस कर दो फ्री रिजर्व जो भी आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल है। लेकिन इसमें से अगर कोई लॉस है
तो माइनस कर देना, कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो उसके लिए पैसा अलग से निकाल के रख लेना। मान लो 1 लाख के डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर है और क्वेश्चन ने बोला 10% के प्रीमियम पे अपन वापस करेंगे, तो 1 लाख से तो कैपिटल कम होने वाली है और 10% जो 10,000 का प्रीमियम है, जो 10,000 का प्रीमियम है उसका पैसा आप पहले ही रिजर्व से माइनस कर लोगे। मान लो रिजर्व में 40,000 पड़ा है तो यहां 40 नहीं लिखोगे, आप बोलोगे 40,000 में से 10,000 प्रीमियम का अलग निकाल के रखेंगे, तो यहां पे सिर्फ कितना आएगा 30 और बाकी के लिए आप न्यू शेयर इश्यू कर दोगे, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू नए शेयर आ जाएंगे। बात समझ आ रही? एंट्री चाहे ये हो दोनों में सेम है। अगर आप बड़े आराम से मेरी बात समझोगे तो मैंने बार बार प्रीमियम के बारे में भी हल्का सा डिस्कशन कर दिया कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं तो आपको प्रीमियम की टेंशन नहीं लेना, मान के चलेंगे कि उसके लिए रिजर्व ऑलरेडी सफिशिएंट है और सीआरआर बनाने के लिए भी रिजर्व सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, बैंक बैलेंस भी नहीं दिया है, तो बैंक छोड़ दो, आप बोलोगे जो भी रिजर्व है उन रिजर्व में, अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिए हुए हैं तो जितने भी रिजर्व है उसमें प्रीमियम का पैसा पहले अलग कर लो, कोई लॉस वॉस है वो अलग कर लो, बाकी जो बचेगा वो यूज कर लो सीआरआर बनाने के लिए और जो डिफरेंस बच गया बाकी उसके लिए नए शेयर इशू कर दो, फेस वैल्यू पे इशू कर दो, बात खत्म। क्लियर है? ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। नाउ आज कर रहे हैं कि अगर बैंक बैलेंस गिवन है, इफ बैंक बैलेंस गिवन है तो क्या होगा, तो क्या होगा। आओ इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं और चैप्टर वाइंड अप करते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे। सर देखो होता क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर मैं कहता हूं। मान लो मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और मेरी कंपनी के पास 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर, 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो मुझे रिडीम करनी है, जो मेरे बच्चे मुझे क्या करनी है, रिडीम करनी है। नाउ आप मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। कई बच्चों को लगता है कि जो फ्री रिजर्व है, जो फ्री रिजर्व है, मान लो मेरी कंपनी में फ्री रिजर्व है 20 लाख, रिजर्व कितना है 20 लाख, तो बच्चों को लगता है ये रिजर्व कहां से आया होगा, जनरल रिजर्व का पैसा होगा या पीएनएल का प्रॉफिट बचा होगा। पर क्या ये फ्री रिजर्व जो ये गुल्लक है, ऐसा हम ना छोटे छोटे बच्चे अभी एक तरह के फाउंडेशन, धीरे धीरे इंटर में जाएंगे तो हमारी समझदारी अकाउंट्स को लेकर और बढ़ेगी। बच्चों को क्या लगता है कि ये जो रिजर्व है ना, ये फ्री मतलब ये पैसा है, ये पैसा है, मतलब कंपनी ने फ्री रिजर्व बनाया और इतना ही पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा होगा। हाँ, अब तक तो यही मानता रहा, अब तक तो मेरे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नहीं था तो मैं मान रहा था कि जो भी रिजर्व है वो सफिशिएंटली बैंक में पड़ा हुआ है, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने रिजर्व बनाया, पैसा था पर उस पैसे से आपने मशीन खरीद ली, आपने उस पैसे से कुछ और कर दिया, तो हो सकता है रिजर्व नॉट कैश में पड़ा हो, वो इन काइंड फॉर्म में भी तो हो सकता है, कैश के जगह वो बैंक बैलेंस की जगह वो मशीन की फॉर्म में भी तो हो सकता है कि मैंने सेव किया तो रिजर्व डेबिट हुआ, रिजर्व बना और उधर बैंक भी आया तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, मान लो एक तरह से, है ना, पैसा आया और पीएनएल क्रेडिट हो गया। अब उस बैंक का आपने मशीन खरीद ली तो इसका मतलब वो पैसा आपके फॉर्म में है लेकिन अब बैंक बैलेंस में नहीं है, अब वो मशीन की फॉर्म में आ गया। तो सर फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क ये पड़ेगा बच्चे ध्यान समझना, अगर आप ये करते हो तो मेरे बच्चे आप होगा क्या, मान लो क्वेश्चन में यहां पे लिया है कि आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पड़ा है 60 लाख, मेरे बच्चे कितना पड़ा है 60 लाख। जल्दी बताओ, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हो, नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालने हो और क्वेश्चन ने इतनी ही डिटेल दी हो तो बेटा अपन बैंक बैलेंस नहीं दिया है, अपन क्या मानेंगे 50 लाख का रिडेम्पशन करना है, मान लो पार पे ही करना है, 60 लाख रिजर्व में पड़ा है मतलब सफिशिएंट रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो आप 50 लाख में से 60 लाख बोले तो 50 लाख यूज करोगे सीआरआर बनाने के लिए, मतलब इतना ब्लॉक करके आप 1 रुपए का भी शेयर इशू नहीं करोगे, 1 रुपए का भी शेयर इशू नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन पता है क्या, हमने एक अजम्पशन ले ली कि ये सारा का सारा रिजर्व मेरे बैंक में पड़ा है ताकि पेमेंट करूंगा तो पैसा चाहिए ना, पैसा है। लेकिन मान लो क्वेश्चन ने यहां दे दिया बैंक बैलेंस और क्वेश्चन कह रहा है सर जी बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो सिर्फ 15 लाख पड़ा है। नाउ अब बताओ अब दिक्कत है या नहीं है,
अब बताओ मेरे बच्चे दिक्कत है या नहीं? हाँ जी सर, अब दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है? कि जो मेरा रिजर्व है ना, वो फुल्ली रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। तो जब मैं बोलूंगा ना 50 लाख के रिडेम्पशन के लिए मैं रिजर्व निकाल लूंगा, रिजर्व से पैसा निकाल लूंगा, रिजर्व में विड्रॉ कर लूंगा, तो रिजर्व में जब निकालूंगा तो उतना रिजर्व बैंक में है ही नहीं। क्या मैं मशीन बेच दूंगा क्या रिजर्व के नाम पे? क्या मैं अपनी एसेट बेच दूंगा क्या? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो रिजर्व सिर्फ कितना है? 15 लाख कैश फॉर्म में, बाकी जो बचा है वो किसी मशीन के एसेट की फॉर्म में होगा। ओ, तो फिर यहां पे दिक्कत आती है कि फिर हम रिजर्व यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार रिजर्व तो सफिशिएंट है पर बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। तो इस बार जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो मुझे रिजर्व नहीं चाहिए, रिजर्व तो है लेकिन मुझे पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजर्व मेरा बैंक पे रिलाइज फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर बैंक बैलेंस नहीं दिया है तो अपने को रिजर्व की कैलकुलेशन मान के चलेंगे कि रिजर्व बैंक में सफिशिएंटली पड़ा है, मतलब रियलाइज्ड इन कैश है। अगर आपको बैंक बैलेंस दिया है और मान लो बैंक बैलेंस दिया होता 75 लाख, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब सफिशिएंट है। अपने को तो 60 चाहिए, मतलब अपना काम बन जाता, अपन रिजर्व पे ही फोकस करते। ये दिक्कत ही कब आएगी मेरे बच्चे? कि जब बैंक बैलेंस दिया और बैंक बैलेंस वो रिजर्व से कम है। वो किससे कम है? रिजर्व से कम है, मतलब कहीं ना कहीं 15 लाख तो मेरे पास बैंक बैलेंस का डेफिशिट आ रहा है। क्या आ रहा है? डेफिशिट। अब मुझे उसे पूरा करना पड़ेगा। और कहां से पूरा करूंगा बेटा? वही है, ऑप्शन ही दो है, या तो अपनी जेब से पैसा निकालो, पर जेब में 60 लाख नजर तो आ रहा है पर कैश में कितना है? 15। तो मैं मैक्सिमम यूज कितना कर सकता हूं? 15 लाख। तो बाकी के लिए कहां जाऊंगा? शेयर। बाकी के लिए कहां जाऊंगा? शेयर। मतलब मुझे इस बार शेयर इशू करने पड़ेंगे, पर क्या इस बार मुझे कैपिटल बढ़ाने के लिए? नहीं, मुझे पैसों के लिए करना पड़ेगा। आ जाओ, इसी बात को मैं समझाता हूं और इसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं जो मैं लिख देता हूं कि मान लो इस बार मैं बोलूंगा कि भैया मुझे सर इस बार ना बैंक के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। मतलब अगर बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हम कहेंगे रिडीमेबल वैल्यू, इस बार फेस वैल्यू नहीं, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दैट मींस ये वो अमाउंट है जो मुझे रिक्वायर्ड है, बैंक बैलेंस टोटल रिक्वायर्ड, कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि मुझे सर जी बैंक में इतना पैसा चाहिए। मुझे अगर 50,000 प्रेफरेंस शेयर है और आपने बोला एक प्रेफरेंस शेयर को हम 110 रुपए पे रिडीम करेंगे, तो इसका मतलब मुझे टोटल चाहिए मेरे बच्चे कितना? 55 लाख। ओके जी, माइनस माइनस बैंक बैलेंस अवेलेबल। कितना अवेलेबल है? कितना अवेलेबल है? ऑफ कोर्स इसमें जो भी आपने अगर कोई एसेट वैसेट बेची है तो एसेट वैसेट सोल्ड का पैसा ऐड कर दो। कुछ मिनिमम बैलेंस अगर रखना है, क्वेश्चन बोले कि भैया सारा मत खाली कर देना, हमारी फर्म बिल्कुल हमारी कंपनी में जीरो कैश बैलेंस ना हो जाए, कुछ छोड़ देना, तो वो बैलेंस हटा दो। जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा हमारे पास बच रहा है उसको यूज करो। अगर पैसा सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 99% सफिशिएंट नहीं होगा तो जितने की कमी पड़ेगी उसे बोलेंगे डेफिसिट, कि भाई इतनी कमी पड़ी है। और इस डेफिसिट के लिए हम इशू करेंगे क्या? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ फ्रेश शेयर। पर इस बार मेरे बच्चे सावधान, कान खड़े कर लो मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। इस बार जो आप करोगे वो कहोगे जितने की कमी पड़ रही है डेफिसिट डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू। इस बार फेस वैल्यू नहीं सर, इस बार इशू प्राइस पर शेयर। ओ माय गॉड, क्योंकि इस बार बेटा कैपिटल नहीं बढ़ानी ना, कैपिटल तो अपने आप बढ़ जाएगी, एक तीर से दो निशाने। जब नंबर शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल तो अपने आप बढ़ जाएगी, पर इस बार मेन दिक्कत कहां है? क्या कैपिटल में? नहीं सर, कैपिटल तो हो जाएगी, रिजर्व वगैरह से यूज कर लेंगे। तो जो मेन दिक्कत है वो है पैसा नहीं है। तो पैसा तो एक शेयर 10 रुपए का है लेकिन इशू हो रहा है 15 पे, तो पैसा 10 से आएगा या 15 से आएगा? तो भाई एक्स्ट्रा 10 रुपए से क्यों इशू करना है, 15 से इशू करेंगे। तो इशू प्राइस से अपन डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मैं फाइनली समराइज कर दूं अब चैप्टर को, तो आप याद रखोगे या तो नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे, अगर नंबर ऑफ शेयर गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीआरआर कैलकुलेट करो, सीआरआर कैलकुलेट करो। ठीक है, सीआरआर कैलकुलेट करो और वहीं से आप एंट्रीज मार दो, ये मानते हुए कि आपके पास सब कुछ रिजर्व वगैरह सफिशिएंटली पड़ा है। क्लियर है? अगर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, नॉट गिवन, तो आप मेरे साथ में दो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है, इफ बैंक बैलेंस नॉट गिवन, मतलब अपने पास अजम्पशन ले लेंगे कि हमारे बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैसा बैंक में पड़ा है, तो अपन बस ये निकालेंगे कितने से कैपिटल कम हुई,
कितने से कैपिटल कम हुई, माइनस कितना हमारे पास रिजर्व पड़े हैं। अगर रिजर्व सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो न्यू शेयर इशू कर दो। तो न्यू शेयर इशू कर दो फेस वैल्यू से। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल बढ़ानी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है, क्या दिया है? बैंक बैलेंस, और वो आपका कम पड़ रहा है, डेफिशिट, देख के ही पता चल जाएगा आपको कि रिजर्व से ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं, रिजर्व से कम है तो मतलब अपनी टेंशन रिजर्व नहीं है, कैपिटल नहीं है, अपनी टेंशन पैसा है। तो पैसे के लिए आप क्या करोगे? फिर आप उठाओगे रिडीमेबल वैल्यू, कितना पैसा चाहिए, माइनस बैंक अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, जो नहीं है वो बोलेंगे डेफिशिट अमाउंट, और वो डेफिशिट को आप इशू प्राइस से डिवाइड करोगे, इशू प्राइस पर शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। यहां फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। बेटा ध्यान रखना कब फेस वैल्यू से डिवाइड करना है और कब इशू प्राइस से। होप सो आपको ये चैप्टर अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बस इसी वाले पॉइंट पे क्वेश्चन कराने वाला हूं और फिर एक पार्टली पेडअप का क्वेश्चन कराऊंगा, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है। कमेंट करना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ सर कोई दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करना, ठीक है? चलो जल्दी बोलो, कोई भी ऐसी बात जो समझ आई हो। हाँ है, समझ आई हो? हाँ सर, नहीं मस्ती, समझ आई मतलब सब समझ आना, कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछना। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। नाउ खत्म मेरे बच्चे, खत्म। ठीक है, तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन यहां तक निपटा लिए थे। आज मुझे कराना है जो, वो कराना है तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। आओ, सबसे पहला ही क्वेश्चन है सर जी, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और आपका फेवरेट मतलब एग्जाम के लिए फेवरेट? जी हाँ मेरे बच्चे, आ जाओ। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बैलेंस शीट की डिटेल दी है आपको, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है जल्दी पढ़ो। कह रहा है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है, 2,90,000 की, डिटेल अभी नहीं पता पर ये पता है कैपिटल है 2,90,000 की। रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं 48,000 के, पर ये नहीं पता इसमें से कितने फ्री हैं और कितने रिस्ट्रिक्टेड है, अभी नहीं पता। ये पता है रिजर्व टोटल इतने हैं। ट्रेड पेबल वगैरह का मुझे कुछ करना नहीं है, पीपी का मुझे कुछ करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा फिगर देख लो, हो सकता है इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचे पैसे के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सर जी बैंक बैलेंस, ओहो रोकड़ा, जरा ध्यान दो 31,000, जरा रिजर्व पे ध्यान दो 48,000। मतलब मान के चलो, अगर मान लेता हूं कि यहाँ पे सारे फ्री हैं, वैसे क्वेश्चन में आगे चल के आपको पता चलेगा सारे फ्री हैं, तो देखो कमी कहां पर है सर, क्या रिजर्व कम पड़ रहे हैं या बैंक बैलेंस कम पड़ रहा है? देखो अभी तक बैंक दिया ही नहीं होता था तो मैं लफड़े में ही नहीं पड़ता था, मैं कहता था भैया क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं है तो रिजर्व को उठाओ और यूज कर लो, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिजर्व और बैंक दोनों है तो चेक करो लफड़ा कहां है, दिक्कत कहां है, क्या रिजर्व में दिक्कत है या बैंक में दिक्कत है? तो अभी जो ऊपर से मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है भाई बैंक शॉर्टेज है, बैंक में डेफिसिट है, इसका मतलब बैंक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इशू प्राइस वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। बट अभी और पढ़ते हैं आगे, आगे चलो, आगे चलेंगे क्वेश्चन में। कह रहा है सर जी जल्दी 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 आया करो, कह रहा है कैपिटल, सर 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 आ जाओ। कैपिटल, कह रहा है कैपिटल हमारी जो है वो डिटेल में बता रहा है, कह रहा है उसमें 50 रुपए के इक्विटी शेयर है 2,25,000 के। ओके जी ओके, याद रखना फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 50। अगर नए शेयर हमने इशू करे तो वो एक शेयर 10 रुपए का नहीं इशू होगा, कितने का होगा? 50 का। ठीक है जी, हमें इक्विटी से थोड़ी ना लेना देना है, चैप्टर इक्विटी का चल रहा है प्रेफरेंस का, तो ढूंढ के बताओ प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है। सर 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 2,25 की तो इक्विटी है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है 65,000 रुपए का। ओ हो मेरे बच्चे, कितने का प्रेफरेंस शेयर है? 65,000 रुपए का। मतलब अपनी 65,000 से घंटी बजने वाली है, मतलब इतने से कैपिटल कम होने वाली है, मतलब अपने को 65,000 रुपए का कम से कम इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है जी, कह रहा अच्छी बात हम ये बता रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ना जितना भी पैसा है वो सारा पीएनएल अकाउंट है। ओ माय गॉड, मतलब फुल फ्री है। ठीक है जी, मेरे को तो पहले ही लग रहा था। तो जितना भी बैंक रिजर्व में पैसा पड़ा है वो सारा क्या है? फ्री है। ठीक है, 48,000 के अप्रोक्सीमेट ला, मुझे याद है 48 है ना, तो 48 पूरा फ्री है। अच्छा, मतलब बैंक में अब कम है, अब पक्की बात नजर आ गई है। 48 में से बैंक में 31 है तो 31 का लफड़ा है। कह रहा रिडेम्पशन कैसे होगा प्रेफरेंस शेयर का? वो होगा प्रीमियम पे। ओ लो जी लो मेरे बच्चे, 10% प्रीमियम, मतलब 65,000 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 10% और चाहिए, दैट मीन 6,500 और चाहिए मेरे बच्चे, तो टोटल चाहिए 71,500। ठीक है जी, ठीक है, मतलब अपने को जो पैसा चाहिए 71,500, रिजर्व भी ऑलमोस्ट 71,500 चाहिए। क्यों? क्योंकि 6,500 तो अपन पीएनएल में से निकाल के प्रीमियम का अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा। बट देखेंगे रिजर्व पे काम करना है या बैंक पे काम करना है। तो मेरे को अभी तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं,
वो ये कह रहा हूं कि बैंक पे करना है। क्यों? क्योंकि बैंक की शॉर्टेज है ना, रिजर्व तो ज्यादा है बैंक के कंपैरिजन में। देखो हाँ, पर अब देखो कहानी चेंज। कह रहा हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी और पैसा आया है 15,000। ओहो हो, जल्दी बताओ। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो 31 था, 15,000 और हो जाएगा, तो बैंक में हो जाएगा 46। पर अभी भी 48 से तो कम ही है ना, बैंक अभी भी डेफिसिट है, कम तो है। ये जिस दिन ज्यादा हो जाएगा मैं बैंक को भूल जाऊंगा। ठीक है, आगे चलो। कह रहा फाइनेंस पार्ट करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा हम रिडेम्पशन के लिए अपनी कंपनी अपनी जेब से पार्ट करेगी, मतलब रिजर्व में से या अपने बैंक बैलेंस से करेगी, नए शेयर इशू नहीं करेगी। बट कह रहा थोड़ा छोड़ देना बैंक बैलेंस, मिनिमम कितना, 12। कह रहा सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस। कह रहा सारा मत उड़ा देना बैंक का पैसा, भैया कंपनी कैसे चलाएंगे अगले दिन, सारा पैसा खाली कर दोगे। मान लो कल को सुबह सुबह कोई मांगने आ गया पैसा, तो कंपनी में तो कैश ही नहीं है, तो थोड़ा पैसा तो हमारे लिए भी छोड़ दो। मैंने कहा कितना छोड़ना है? कह रहे 12। लो जी, 46 में से 12 हटा दो, मिनिमम बैलेंस। इसका मतलब वापस आ गए हम कहाँ पे, 34,000। तो हमारे पास जो अवेलेबल है बैंक बैलेंस वो 34 है, रिजर्व कितना है, 38। तो भाई शॉर्टेज में तो यही डेफिसिट नजर आ रहा है। तो सर जी करना तो शेयर के हिसाब से काम है। अब आ जाओ, कह रहा मिनिमम कम से कम इक्विटी शेयर इश्यू करने, और एक शेयर 50 रुपए का है, 50 रुपए का इशू होगा, 50 का यहाँ पे टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड। कह रहा 50 रुपए का शेयर इशू करना है, बात खत्म। एंट्री बनाओ। चलो जी, एंट्री तो बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे। बताओ क्या पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिए? नहीं सर, मिनिमम मतलब मांगे हैं। अब मेरे बच्चे बताओ, तो नंबर ऑफ शेयर दिए होते तो सीधा सीआरआर कैलकुलेट करता, सब लफड़ा फड़ा छोड़ देता, कुछ नहीं ध्यान में रखता, सब मानता ऐसी की तैसी, मैं अपने आप काम करता, मुझे टेंशन लेनी। सर अगर नंबर ऑफ शेयर दिए होते और क्वेश्चन में रिजर्व भी कम होता तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। अगर वो शेयर निकाल के दे रहा है, इसका मतलब उसने सारी कैलकुलेशन कर ली है। मैंने क्या बोला? अगर वो शेयर निकाल के दे रहा है तो इंस्टीट्यूट आपके ऊपर बर्डन नहीं मार रहा है, कह रहा भाई साहब एंट्री कर दो, कैलकुलेशन पार्ट हम कर चुके हैं। और वो आपको सिर्फ एक बीकॉम वाले बच्चे की तरह एंट्री करवा रहा है। मतलब आपको टेंशन ही नहीं लेना। ये लफड़ाई कब है? जब वो नंबर ऑफ शेयर निकलवाएगा, तब आपको रिजर्व विजर्व का पंगा डालेगा। तो अभी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, मतलब पंगा। हाँ जी, अब पंगा तो कौन सा पंगा, रिजर्व का पंगा या बैंक का पंगा? सर दोनों है, बट कम कौन सा है? बैंक। तो मेन फोकस किस पे? बैंक। आ जाओ, आओ 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 आओ, करो सोल्यूशन। लो सोल्यूशन हम बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। नंबर ऑफ शेयर फटाक से बताओ। इस बार लिखेंगे रिडीमेबल वैल्यू, क्योंकि पैसा चाहिए ना। सर मैं लिख देता हूं फॉर बैंक बैलेंस, फॉर बैंक बैलेंस। इस बार नॉर्मल काम नहीं हो रहा है, इस बार पैसे के लिए काम हो रहा है। तो रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताओ कितना है? सर 65,000 की कैपिटल है, जिसे 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। इसका मतलब पूरा पैसा चाहिए मुझे 71,500, 71,500। कैलकुलेटर मुझे चाहिए, वरना उसके बिना। और मजे की बात बताऊं, हाँ तुम कहते हो भाई सर एक बात बताओ हम कैसे करेंगे, हमसे हमसे इतना कैसे याद होगा? एक ऐसे मुद्दे की बात बताता हूँ। तुम कई बार घबरा जाते हो मेरे बच्चे कि सर इतना सारा हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसे याद रहेगा, एग्जाम में कैसे याद रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा ये चीज। सर हमारी तो याददाश्त वीक है, सर हमें तो बादाम कच्चे मिले हुए हैं, हमारे तो बादाम ही नहीं काम कर रहे हैं। मेरे लाल मेरे पीले, सर आप बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बाकी सब याद हो जाएगा। क्योंकि एक बात सोचो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल सी हूँ सर, अच्छी खासी फर्स्ट टाइम में सी है, ठीक है। और चलनी कभी और बताएंगे। एक बच्चे ने वैसे मुझे डिमांड करी थी, बट अभी टाइम नहीं है। पर मैं इतना बता दूं सर, मैं रोज आपकी क्लास से पहले सोचता हूँ कैलकुलेटर रखूंगा अपने पास, और मैं भूल जाता हूँ कि और फोन उठाता हूँ। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आप हर चीज में परफेक्ट हो, ठीक है। आपकी याददाश्त इतनी एक्टिव हो कि आप हमेशा एक्टिव हो सर, पर जब टाइम वक्त आएगा ना हमारे बच्चे, हम परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। जो हमारे क्रूशियल है वो हमें याद रहेगा। क्या मैं कॉन्सेप्ट भूलता हूँ? नहीं। क्या मैं कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहा हूँ? नहीं। भूल जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। क्लियर है? तो बेफिक्र होके पढ़ो, सब याद हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे जब वक्त आएगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको याद होगा, ठीक है। जो अनइम्पॉर्टेंट होगा उसको हम कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर लेंगे, फोन वोन जैसे कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। टेस्ट आ जाओ। चलो, तो बताओ 65,000 इंटू 10%, तो ये हो गया 71, हाँ 71,500 हो गया। अब क्या करना है अपने को? माइनस बैंक बैलेंस अवेलेबल।
तो बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है सर जी? क्वेश्चन में देखो सर, क्वेश्चन में देखो, हमें दिखाओ सर क्वेश्चन में। लो जी, आपके सामने करता हूँ, मेरी जान हाजिर। ठीक है, लो भाई, कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, कितना अवेलेबल था? 31,000 अवेलेबल था। उसके बाद सर जी हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी 15,000 और मिनिमम रखना था 12,000। तो अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं तो सीधा सीधा हमारे पास 31,000 अवेलेबल था, 15,000 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, दिस इज सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 12,000 हमें रखना है मिनिमम, इतना छोड़ देना है, ये है मिनिमम। तो अल्टीमेट जो मुझे रखना है वो रखना है 34,000 मेरे पास अवेलेबल है, जिसे मैं यूज कर सकता हूँ पूरे रिडेम्पशन के लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम पैसा। तो कितने की कमी आ गई? डेफिशिट। जो डेफिशिट आया है वो आया है 71,500 माइनस 34,000, दिस इज 37,500, 37,500 की कमी आई है। और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशू करूं तो नंबर ऑफ शेयर 37,500 डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने रुपए का है? 50। सर जी अगर हमने मान लो इस शेयर को 50 में नहीं इशू किया होता, ठीक है, जैसे जहां तक मुझे याद है आपका मॉड्यूल ने इसे 60 कर रखा है, तो याद रखना कि सर मान लो 50 रुपए का शेयर है लेकिन आपने 60 में इशू किया, दिस इज इशू प्राइस। तो डिवाइड कितने से करोगे? इशू प्राइस बोले तो 60 से। भाई आपको पैसा चाहिए ना, भले ही 50 रुपए की उसकी फेस वैल्यू पर आपने 60 में इशू किया तो आपको डिवाइडेड बाय 60। हाँ, जब कैपिटल वगैरह एंट्री करोगे तो 50 रुपए कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने कहा 50 रुपए ईच इशू करा है, हमने ये नहीं बताया कितने पे है, तो 50 रुपए ही मानेंगे। तो डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स मेरे केस में आ जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा 750 शेयर। ठीक है, वैसे जहां तक मैं बोलूं ये थोड़ी सी शायद करेक्शन है, ये 60 में है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अब बताओ, नाउ एक काम खत्म, अब एक तीर से दो निशाने। बताओ, नंबर ऑफ शेयर निकल गए। अब ये ढूंढो कि हमें रिजर्व से कितना पैसा चाहिए, क्योंकि मैंने बैंक पे तो काम कर लिया, पर एक तीर से दो निशाने। अब नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, तो कॉन्सेप्ट 1 लगाओ। बताओ, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या? कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, कि हमें कितना पैसा रिजर्व से निकालना है ये भी तो बता दो। तो आप बोलोगे कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। ठीक है, शिट हो गया। चलो अब इसको ना, अरे कैसे होगा ये? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। ठीक है, तो बताओ कितना है? फेस वैल्यू ऑफ कितने से कैपिटल कम हो रही है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप बोलोगे सर 65, इट इज, अब तो कैपिटल का हिसाब लगा लो ना, बैंक का हो गया तो 65,000 से कैपिटल कम हो रही है, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। अब दिमाग ही नहीं लगाना, ये लो जी सीधा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम शेयर इशू कर चुके हैं, तो बताओ कितना इशू कर चुके हैं? 750 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की फेस वैल्यू भी कितनी है? 50। फेस वैल्यू भी कितनी है? 50 है ना। तो 50 इंटू 750। सर हम 10 रुपए का शेयर नहीं मान सकते? नहीं, ऑलरेडी कैपिटल 50 रुपए की थी तो हम 50 ही मानेंगे, क्योंकि अपन जो 50 का सीरीज चल रहे हैं उसी में ही चलेंगे। ठीक है, तो 750 इंटू 50 ये हो गया यही 37,500। तो 37,500 तो कैपिटल से आ गया, इतनी कैपिटल बढ़ भी गई, इतना पैसा भी आ गया, तो जो डिफरेंस बचेगा वो सीआरआर, ये पैसा निकालेंगे हम रिजर्व से। बताओ रिजर्व से कितना आएगा? सर जी 65 माइनस 37,500, दैट इज 27,500। 27,500 का हमें रिजर्व से पैसा सीआरआर के लिए निकालना होगा, और बेटा याद रखना 6,500 प्रीमियम के लिए भी निकालना होगा। तो ऑलमोस्ट वही आएगा, 34,000 के आसपास आएगा जो हमारा बैंक बैलेंस अवेलेबल होगा। एंट्री करने पे आ जाते हैं। बताओ एंट्री क्या क्या होंगी, जल्दी जल्दी एंट्री बताओ। सबसे पहले शेयर इशू करेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, अब स्पीड मेंटेन कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा पहली एंट्री फटाक से बताओ कितनी? 750 शेयर मल्टीप्लाई बाय, अगर इशू प्राइस 60 होता तो 60 से मल्टीप्लाई करता, अभी 50 है तो 50। 37,500 रुपए आएंगे, 37,500 के एप्लीकेशन जाएंगे। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे बच्चे जल्दी बताओ कितनी? 37,500। तो इतने से तो कैपिटल बढ़ गई, इतने से तो कैपिटल बढ़ गई। बाकी तीसरे नंबर पे
शेयर इशू हो गए, अब क्या करेंगे, सीआरआर बनाएंगे। सीआरआर के लिए हमारा पैसा कहां से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने बोला रिजर्व में सिर्फ पीएनएल का पैसा है तो पीएनएल से डेबिट करो। पीएनएल टू सीआरआर, कितना पैसा हमने रिजर्व से निकाला, अपने बैंक से निकाला। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, करके बैठे, बताओ जल्दी से कितना है सर, वो है 27,500। तो 27,500 और 27,500, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इतने से कैपिटल बढ़ गई, इतने से हमने अपना रिजर्व बना लिया, तो ये हमारा सेक्शन 55 का मुंह बंद हो गया, 65,000 रुपए का हिसाब हो गया। अब 65,000 हो गया तो रिडेम्पशन शुरू करो। बोलो भैया प्रेफरेंस शेयर आ जाओ जी, कितने % प्रेफरेंस शेयर है? ये तो क्वेश्चन भी देख के बताना पड़ेगा सर। अगर क्वेश्चन देखें तो प्रेफरेंस शेयर पे परसेंटेज नहीं दी है, नहीं दी है, छोड़ देते, हम लिखेंगे परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 65,000। अब ये पार पे है क्या, नहीं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10% 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 71,500। ये पैसा हमें देना है, और क्यों देना, क्या दे दो, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक कितना 71,500 और 71,500। तो वो 5 एंट्री हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था, अभी भी करा। और लास्ट एंट्री बेटा जो हमें अलग से करनी है वो है प्रीमियम को। अब प्रीमियम को राइट अप करने के लिए आप पैसा कहां से निकालोगे, पीएनएल। और सर पीएनएल में पैसा है, ऑफ कोर्स है सर, 27,500 यूज किया, जबकि हमारे पास 48,000 के आसपास पड़ा था। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मेरे बच्चे कितना 6,500 और 6,500। लो जी एंट्री खत्म, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। होप सो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। और आपको बैंक बैलेंस वाले में भी एक अच्छा डिस्कशन हो गया होगा, पर अभी मैं रुकूंगा नहीं, आगे चलूंगा। अगला क्वेश्चन, आओ आओ मेरे बच्चे आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा आपको भी। क्वेश्चन नंबर है हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी मुझे पसंद है, इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मेट में डाला हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कह रहा है। कंपनी का स्ट्रक्चर दिया और कंपनी के स्ट्रक्चर में 20,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए के, जिनका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या लेना देना इक्विटी शेयर का, कह रहा है 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 के हैं, फुल्ली पेड अप है। अभी फुल्ली पेड अप ही होने चाहिए, पार्टली पेड अप में एक लफड़ा है जिसको अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। कह रहा है ठीक है जी, तो इसका मतलब 1,000 इंटू 100, 1 लाख की कैपिटल, इसे यही खत्म कर दूंगा मैं, 1 लाख की कैपिटल हमारी कम होने वाली है, ठीक है जी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये हमारे पास पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है बेटा, जल्दी बताओ कितने का, 80,000, ओके जी ओके। फ्री रिजर्व, पीएनएल में बैलेंस पड़ा है बेटा कितना, 20,000, मतलब कहीं ना कहीं अपना मिला के 1 लाख चाहिए, और 1 लाख का इंतजाम हो चुका है, जनरल रिजर्व और पीएनएल मिला के 1 लाख हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉर्मली देखे तो अपने लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है भाई, 2 ही फ्री हैं, जनरल रिजर्व पीएनएल, बाकी सारे रिजर्व हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बट इन्होंने एक लाइन लिखी है, ठीक है, ये कॉमा यहां नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली यहां होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है जिनमें से 5,000 जो है ये हटा दो, 5,000 जो है वो नॉट फ्री है, नॉट फ्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 में से, मतलब टोटल रिजर्व जो है वो 10,000 है, जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है। इसमें से इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कॉमा में गलती करी है, कह रहा 10,000 टोटल है, जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है, तो बेटा 5,000 फ्री है। इसका मतलब फ्री रिजर्व कितने हो गए, जरा हिसाब लगाओ। तो अगर मैं फ्री रिजर्व लगाऊं तो मेरे पास जनरल रिजर्व में पड़ा है 80, ओके जी ओके। मेरे पास पीएनएल में पड़ा है कितना 20, ओके जी ओके। और मजे की बात है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में भी 5,000 फ्री है, 5,000 फ्री नहीं है। भाई जो फ्री नहीं है वो हमारे लिए फ्री है, बात खत्म। तो मेरे को टोटल मिला के अभी जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 1,05,000 का मेरे पास रिजर्व पड़ा है, जो सफिशिएंट है रिडीम करने के लिए। अभी तो ये समझ आ रहा है, पर अभी छोड़ो ना, अभी सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब रिजर्व 1,05,000 है, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम काम का है नहीं, लो जी कैश एट बैंक ये दिया है, इसका मतलब बैंक का हिसाब देखना पड़ेगा, वरना तो मैं इसी पे निकालता कि 1 लाख का, इसमें 1,05,000 का है, मान लो ये प्रीमियम पे रिडेम्पशन होते तो प्रीमियम का पैसा अलग हटाता, जो बाकी बचता वो इसके लिए यूज करता, अगर सफिशिएंट होता तो शेयर नहीं इशू करता, सफिशिएंट नहीं होता तो उतने शेयर इशू कर देता। बट अभी बैंक दिया है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, कह रहा है बैंक में पड़ा है 98, ओ माई गॉड, OMG लिखो,
MG। सर जी पैसा बैंक में जो पड़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है? वो पैसा सफिशिएंट है या नहीं है? बोल क्यों नहीं रही हो मेरे बच्चे? सर जी ये तो कम पड़ गया। ओ रिजर्व में ज्यादा है बैंक में कम है, तो अपना फोकस फिर बदल जाएगा। क्या बदलेगा सर? अपना फोकस फिर हमारा रिजर्व हटा दो, अब बैंक पे आ जाएगा। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, कंक्लूजन पे मत पढ़ो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आधे से ज्यादा नालायक यही करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है सही से। पढ़ो अभी आगे आके, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है प्रीमियम पे। लो जी 10%, मतलब पैसा जो चाहिए वो 1 लाख तो चाहिए और 10,000 प्रीमियम चाहिए। 10,000 किसका चाहिए? प्रीमियम। तो टोटल चाहिए 1,10,000, जिसमें रिजर्व पड़ा है 1,05,000, प्रीमियम वगैरह सब मिला के अगर यूज करें, और बैंक में पड़ा है 98। तो अभी भी बैंक ही कम है, कोई बात नहीं, कमी है। लेकिन कह रहा है रिडेम्पशन के लिए डायरेक्टर ने पावर दी है कि वो नए शेयर इश्यू कर सकते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, कमी है भाई। चाहे बैंक बैलेंस ले लो चाहे वो ले लो, दोनों में ही कमी पड़ रही है, तो शेयर तो इश्यू करने पड़ेंगे। कह रहा है इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे और वो भी पार पे इश्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, कह रहा है रिजर्व को यूज कर लेना सब्जेक्ट टू द कंडीशन। एक कंडीशन लगा दी उन्होंने कि 20,000 रुपए, क्या 20,000 रुपए रिटेन रहने चाहिए जनरल रिजर्व में। ओ माय गॉड, इस बार मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बैंक में लगी है रिजर्व में लगी है? सर रिजर्व में। पिछले क्वेश्चन में कहां पे थी? बैंक में थी। अपने को लफड़े में नहीं पड़ना, अपने को फाइनल फाइनल कंक्लूजन पे क्वेश्चन में पूछना है कि अपने पास फाइनली बैंक में कितना अवेलेबल है और रिजर्व में कितना अवेलेबल है। उसमें से जो लोअर है, अगर बैंक लोअर है तो बैंक के हिसाब से काम करेंगे, रिजर्व लोअर है तो रिजर्व के हिसाब से काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको जर्नलिज्म में 20,000 रिटेन करना है, जो आप नहीं यूटिलाइज करोगे, जो आप नहीं रिडेम्पशन में करोगे, तो भाई फिर तो ये 80,000 नहीं रहा ना, फिर 80 में से 20 तो चला गया, तो ये कितना बचा? 60। और ये 1,5 नहीं रहा, ये कितना हो गया? दैट इज 85। ये कितना हो गया? 85। अब बताओ 85 और 98, 85 और 98 कम क्या है? रिजर्व कम है या बैंक कम है? ओ सर, ओ हो, कहानी पलट गई, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए सर जी। क्वेश्चन ने आपकी पूरी कहानी माइंडसेट बदल दी कि भाई ऐसा है, तुम्हें रट के आए हो ना कि बैंक बैलेंस दिख जाए तो बैंक के हिसाब से काम करेंगे। गलती से ही मत रटना, बैंक के हिसाब से काम करते हैं, पर अगर बैंक कम हो तब करते हैं ना। इस बार कमी क्या है? रिजर्व पहले ज्यादा थे, बैंक कम था, तो हमारा फोकस बैंक पे था, लेकिन सडनली उसने रिजर्व को मिनिमम रख के रिजर्व कम कर दिए। इसका मतलब है अब सर इसको कैसे करोगे? एंट्री बाद में कैलकुलेशन। आओ सर जी नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, आओ नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक है चलो सॉल्यूशन हम कहेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, फिर से कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। और जल्दी बताओ, जब हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो इस बार फिर से फॉर बैंक बैलेंस निकालेंगे या फॉर रिजर्व निकालेंगे? सर रिजर्व, दोनों में डिफरेंस समझो। सर अगर क्वेश्चन में बैंक कम होता, बैंक के हिसाब से काम करते, रिजर्व है तो रिजर्व। तो इस बार रिडीमेबल वैल्यू या फेस वैल्यू? सर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बताओ कितने? सर आपने बोला प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 1,00,000, ठीक है। इतने से आपकी कैपिटल कम होने वाली है, माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल। बताओ फ्री रिजर्व अवेलेबल कितने हैं? तो फ्री रिजर्व अवेलेबल में मान के चलता हूं, ध्यान से देखो क्या क्या। सबसे पहले जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व में 80 है, बोलो हाँ या ना। टोटल कितना है? 80, जिसमें से उसने बोला मिनिमम 20 रख लो, ये मिनिमम बैलेंस है, कम से कम रिटेन करना पड़ेगा। और 10,000 और माइनस कर देता हूं मैं प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए। ओ प्रीमियम और रिडेम्पशन, प्रीमियम का पैसा भी तो अलग करना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो? सर आप यूज कर सकते हो सिर्फ 50,000, ठीक है जी। आपका जर्नलिज्म कितना यूज हो सकता है? 50,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पे फिर कोई लफड़ा नहीं है, सारा मैंने रिजर्व से ही काम कर दिया। आप प्रीमियम को पीएनएल से भी निकाल सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आपने बोला पीएनएल में, फिर 20,000 का 20,000 बढ़ गया। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 10 था, जिसमें से कह रहा है 5 फ्री नहीं है, तो भाई जो बाकी बचा वो फ्री हो गया। तो अल्टीमेट 75,000 मेरे पास रिजर्व पड़ा है, जिससे मैं क्या बना सकता हूं? इससे मैं बना सकता हूं CRR, मतलब इतना पैसा मैं अपने जेब से निकाल सकता हूं और इतने के लिए मुझे CRR। तो बाकी जो बचेगा उसके लिए मुझे चाहिए फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। ओके सर ओके, इस बार पैसा नहीं चाहिए मुझे, 25,000 की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी।
क्लियर है। और एक शेयर सर जी जल्दी बताओ, न्यू शेयर अगर इश्यू करें तो 25,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब है मुझे नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 2500 शेयर्स। 2500 शेयर, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बस अब एंट्री आप बता दो, मैं दोबारा बोल के करवाऊंगा एंट्री, अब मैं लिखूंगा नहीं, बार बार एंट्री नहीं लिखना मेरे को। बताओ सबसे पहली एंट्री सर शेयर इशू करने की, ऐसे ही बोलना, शेयर इशू करने की पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2500 पार पे इशू हो रहा है, तो 2500 इंटू 10 25,000 25,000। दूसरी दूसरी एंट्री, पहली दूसरी यहां से हो जाएंगी शेयर से रिलेटेड, शेयर इशू करने की एंट्री, बोलो हाँ है ना। तीसरी एंट्री सीआरआर बनाने की, सीआरआर की क्या एंट्री होगी, सीआरआर के लिए पैसा निकालोगे, कहां कहां से निकालोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, टू सीआरआर 75,000, खत्म, टू सीआरआर 75,000। चौथी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। पांचवी एंट्री पेमेंट की एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, भैया पैसा पे करो और टाटा बाय बाय। और छठी एंट्री सर जी प्रीमियम जो आया है उसे राइट ऑफ करो। अब राइट ऑफ करने के लिए आपने पैसा कहां बचाया, जनरल रिजर्व, एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 10,000 और 10,000, खत्म। बात समझ आ रही है सर, अगर हम यहाँ 10 ना बचा के यहाँ 10 बताते तो ठीक है, तो आप जनरल रिजर्व फिर सीआरआर में 60 यूज करते और पीएनएल आप 10,000 यूज करते, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे हो गया खत्म। अगर मैं बात करूं तो मेन मुद्दा सर यही समझाना था मुझे, यही चैप्टर है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरा फेवरेट है पार्टली पेड अप पे, उस पर बात करते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छे से ये मेरी बातें सुनी होंगी तो आपको होप्स हो ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो दिमाग में डर है ना, भूत है ना, खत्म, सब खत्म हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे लास्ट पॉइंट सुनना, हमारा सेक्शन 55 कहता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर जो होने चाहिए वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जैसे हम बोनस में बात करेंगे ऐसे यहाँ पर भी बात होती है कि प्रेफरेंस शेयर जो होने चाहिए वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब आप उन्हें तभी रिडीम कर सकते हो जब उन्होंने सारा पैसा कंपनी ने मंगा लिया हो और उन्होंने दे दिया हो, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में कभी पार्टली पेड अप दिख जाते हैं, आपको क्या दिखते हैं, पार्टली पेड अप, तो याद रखना डील कैसे करना है, ठीक है। पार्टली पेड अप दिखते हैं तो डील कैसे करना है, आराम सुनना। पार्टली पेड अप दिखते हैं, अब दो तरीके से बात समझना। अगर क्वेश्चन में आपको दो क्लास प्रेफरेंस शेयर दिए, दो क्लास मतलब एक मान लो ऐसे लिखा है 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप, 80 पेड अप, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ही दिया है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब इक्विटी तो दिया ही है, प्रेफरेंस शेयर भी दो दिए, दो क्लास बोलेंगे, ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ठीक है। दो क्लास दिए, एक 9% प्रेफरेंस शेयर भी है और एक 10% भी। कंपनी चाहे तो अलग अलग प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है। अब कंपनी ने लिखा कि हम रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, ये नहीं बताया कौन सी क्लास, तो आप ऑलवेज क्या करोगे मेरे बच्चे, आप मान लोगे कि आप इनको नहीं रिडीम कर रहे हो क्योंकि ये पार्टली पेड अप है, आप सिर्फ इन्हें रिडीम कर रहे हो, इनके इनके अमाउंट से, इन्हीं की कैलकुलेशन पे आप सारी एंट्री मार, आप कंसीडर ही नहीं करोगे कि ये 10,000 नाम के भी कोई प्रेफरेंस शेयर है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5,000 प्रेफरेंस शेयर नजर आएंगे जो फुल्ली पेड अप है, वही हो जाएंगे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट सर जी क्वेश्चन में अगर एक ही क्लास है, मान लो सिर्फ यही लिखा है कि 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप, ऑफ ₹100 ईच 80 पेड अप, मतलब एक ही क्लास है और वो भी पार्टली पेड अप है। फिर क्या करेंगे, तो इन्हें बनाएंगे फुल्ली पेड अप, इन्हें बनाएंगे फुल्ली पेड अप और आपको दो एंट्री करनी पड़ेंगी फाइनल कॉल वाली। शेयर कैपिटल भर भर के पढ़ा है आपने क्या, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और हम मान लेंगे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव की आप एंट्री मारोगे, दो एंट्री मारोगे और दो एंट्री के बाद आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, है। तो बताओ मैक्सिमम कितनी एंट्री हो सकती है सर, मान लो अगर पार्टली पेड अप है तो दो एंट्री, दो एंट्रीज फुल्ली पेड अप बनाने वाली, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर दो एंट्रीज शेयर इशू करने वाली,
अगर न्यू शेयर इशू करने, प्रोवाइडेड शेयर लमसम में ही हो, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है तो फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एंट्री होंगी। तीसरा, सीआरआर बनाने की, अगर क्वेश्चन में सीआरआर की जरूरत पड़ रही है, रिजर्व से पैसा निकाला गया तो वहां की एंट्री। फिर चौथा, आपको रिडेम्पशन की 2 एंट्री, एक ड्यू और एक पेड, और लास्ट पांचवा आपकी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। तो ये एंट्रीज आपकी होती हैं अगर देखा जाए तो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, टोटल 8 एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती हैं। बाकी अगर उसने इन्वेस्टमेंट वगैरह बिकवाया है तो उसकी भी एक आध एंट्री हो जाएगी, ठीक है, उसकी भी एक आध एंट्री हो जाएगी। जैसे मुझे याद है, हाँ मेरे से गलती हुई है, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी की थी इसी वाले में ना तो एक इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री होनी चाहिए थी। बैंक अकाउंट डेबिट स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए थी, वैसे एंड में कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आया 15,000 और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो थी वो 18,000 की थी समथिंग, है ना। तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी, मैं दिखा देता हूँ। ये थी इन्वेस्टमेंट ये रही 18,500। तो सर मेरे हिसाब से ये 18,500 की इन्वेस्टमेंट गई, 15,000 आया, तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल में डेबिट हो जाएगा 3,500। तो ये एंट्री और होनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा एंट्री, जो इसका लेना देना इस टॉपिक से नहीं है, पर बैंक के हिसाब से एक एंट्री मारी है तो आपको ये एंट्री भी करनी चाहिए। तो ये कभी कभी हो सकता है मेरे बच्चे कि अपन जो नॉर्मली ये एंट्री कर रहे हैं उसमें से कुछ 1-2 एंट्री और हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस पे कराता हूं, बात खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट और सुन लेना क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो खामा का कंफ्यूज होना है। मान लो आपने बोला सर जी, मान लो आपका ईयर है 1 अप्रैल 2025, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, सुन लेना। 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 को आपका ईयर खत्म हो रहा है। आपने बोला हम इस साल के एंड में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, करेंगे करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिडीम करेंगे। और आपने मान लो प्लान पहले से कर लिया, 1 जनवरी 2026 को आपने न्यू शेयर इशू करे, न्यू शेयर इशू करे फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, कि इसी पर्पज के लिए आपने ये शेयर इशू करे, इसी के लिए, मतलब ये इसी पर्पज के लिए ये शेयर इशू हुए, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसे आपने लमसम में नहीं मंगाया, आपने लमसम में नहीं मंगाया, आपने मंगाई इंस्टॉलमेंट। और मान लो 10 रुपए का शेयर है, आपने बोला सर जी यहां 2 दे देना, ठीक है, यहां तक अलॉटमेंट आ जाएगी और अलॉटमेंट पे 5 दे देना, और फाइनल कॉल देना आप अगले साल। फाइनल कॉल जो आएगी वो आएगी, मान लो आपकी आ रही है 1 जुलाई 2026, बोले तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आपने बोला बाकी का जो 3 रुपए बच रहा है वो बाद में देना। क्लियर है। तो जब क्वेश्चन में ऑलरेडी, अब नाउ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, अब एक बात बताओ सर, आपको ऑलरेडी दिया हुआ नए शेयर गिवन है कि मान लो 10,000 शेयर आपने इशू करें, 10,000 शेयर इशू करें, तो आपको शेयर निकालने की कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि भैया कितने से कैपिटल कम हो रही है, कितने से कैपिटल बढ़ रही है, जो डिफरेंस बचेगा वो सीआरआर रिजर्व से, बोलो हाँ या ना, और बाकी एंट्री हो जाएंगी। कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री। पर एक चीज सावधान रहना, जब आप यहाँ पे कैपिटल को बढ़ाओगे, कैपिटल को बढ़ाओगे, तो सारे बच्चे कमेंट में करो, लिखो कमेंट में, जरा मैं पढ़ूंगा कि कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। जब आप कैपिटल बढ़ाओगे, लॉजिकली सोचना, कितने से बढ़ाओगे, पूरे 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू से बढ़ाओगे, या सिर्फ 2 रुपए, या 7 रुपए, जितने तक आपने कॉल्ड अप कर लिया है। मतलब चलो 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, या तो 7 रुपए से बढ़ाओगे या पूरे 10 रुपए से बढ़ाओगे, बोलो कितने से बढ़ाओगे। मतलब कैपिटल जो आप इंक्रीज करोगे वो 7 रुपए से बढ़ाओगे जितना हमने मंगा लिया ईयर एंड तक, या पूरी फेस वैल्यू से। आंसर इज सिर्फ 7 रुपए, सिर्फ 7 रुपए, नॉट 10। क्यों? क्योंकि 3 रुपए तो मंगाया ही नहीं मेरे बच्चे, और मंगाया नहीं तो इस दिन बैलेंस शीट डेट पे क्या कैपिटल बढ़ी होगी? नहीं। और अगर आप 10 लिख लेते हो तो इसका मतलब सेक्शन 55 का वॉल्यूशन हो गया कि कैपिटल तो एक्चुअल में बढ़ी नहीं, तो आपने 10 कैसे मान ली? तो एक्चुअल कैपिटल कितनी बढ़ी? 7। तो आपको अगर क्वेश्चन में लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, तो आपको बड़ी ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने रिडेम्पशन तक सारी इंस्टॉलमेंट मंगा ली है। इफ आंसर इज यस, फुल्ली फेस वैल्यू यूज करो। और अगर आपने बोला नहीं नहीं अभी कुछ बाकी है, तो जो बाकी है उसे हटाओ, जितना मंगाया है सिर्फ उतने से कैपिटल का इंक्रीज करके सीआरआर निकालो। ठीक है,
आओ इस पॉइंट पे क्वेश्चन करा देता हूं और आज इस चैप्टर को यहीं बढ़िया से वाइंड अप कर देता हूं। मुझे नहीं लगता अब आपको प्रेफरेंस शेयर्स के कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इसमें एक बोनस का कॉन्सेप्ट है जो बोनस पढ़ने के बाद ही करेंगे, ठीक है। ये लो क्वेश्चन नंबर है, ये रहा हमारा, ऑलमोस्ट खत्म है। आ जाओ भाई। कह रहा है सर जी कहाँ गया मेरे हिसाब से, ओह शिट, क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, ठीक है। ये रहा, कह रहा बैलेंस शीट दी है XYZ लिमिटेड की, आपको क्या क्या चीजें, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 8%, 100 रुपए का है पर 70 पेड अप है। पहले बताओ फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? पार्टली पेड अप। तो क्या मैं रिडीम कर सकता हूं? सर अगर कोई और क्लास हुई तो मैं उसे रिडीम करूंगा, इसे छोड़ दूंगा, बट अगर यही क्लास हुई तो मुझे इसे फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। जरा चेक करते हैं। इक्विटी शेयर दिए हैं तो इक्विटी शेयर का तो मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे प्रेफरेंस शेयर की क्लास चाहिए। तो एक तो ये दिए, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में काम का नहीं है भैया। सीआरआर, सर सीआरआर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है बेटा। कभी पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे उनके लिए बनाया होगा। बात समझ आ रही है? हमें हमेशा नया सीआरआर बनाना है, क्योंकि हमारा सीआरआर पुराना हो सकता है पड़ा हो, लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना, वो पुराने प्रेफरेंस शेयर पे कभी बना होगा। क्लियर है? तो हमें नया बनाना पड़ेगा। तो मेरे लिए सीआरआर बेकार है, इसका मुझे कोई यूज नहीं है। जर्नलिज्म काम का है। जरा देखो जर्नलिज्म में कितना पैसा है, 50 लाख। ओ माई गॉड। और बैंक में कितना है जरा ध्यान देना, सर सिर्फ 15 लाख। ओ माई गॉड। अगेन बताओ दिक्कत कहाँ है? बैंक। पर अभी मेरी दिक्कत है वो छोड़ो, मुझे बताओ सर जी मेरे पास कोई और क्लास है या नहीं है? नहीं है। तो क्या मैं रिडेम्पशन कर सकता हूँ? नहीं। सर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसे फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। फाइनल कॉल मंगाओ, फुल्ली पेड अप बनाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला जरा आगे कहानी पढ़ते हैं। कह रहा है सर जी अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होंगे वो भी 31 मार्च 2000, याद रखना 31 मार्च 2022। अच्छा डेट आपको पहले याद देखी थी आपने? अगर आप पहले देखो तो वो डेट दी है हमें 31 मार्च 2021, मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल। और जो हम रिडीम कर रहे हैं वो करेंगे हम अगले साल, ठीक है ना। तो अगले साल 31 मार्च 2022 को अपन रिडीम करने वाले हैं इन प्रेफरेंस शेयर्स को, वो भी पार पे नहीं, कितने, 5% प्रीमियम पे। तो अगर मैं देखा जाए तो पहले मुझे फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, दैट इज कहीं ना कहीं जो भी आएंगे वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, और फुल्ली पेड अप के बाद उनको रिडीम करना पड़ेगा प्रीमियम पे। कह रहा फाइनेंस करने के लिए रिडेम्पशन है, कंपनी ने राइट इशू निकालना है। मेरे बच्चे मैंने आपको पहले भी बात करी है, राइट इशू बोले पब्लिक इशू बोले, मेरे लिए कंपनी के लिए अकाउंटिंग सेम है। राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू मतलब वो शेयर, जैसे हम बोनस में बात करेंगे, वो शेयर जो हम मार्केट में नहीं इशू कर रहे, पब्लिक को नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली, हम अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं सस्ते में। क्यों? तो क्यों दे रहे हैं सस्ते में? भाई मान लो मेरी कंपनी का प्राइस है 500 रुपए एक शेयर का पब्लिक में, मार्केट में। क्लियर है? मैं अपने मालिकों को 450 में ही ऑफर कर रहा हूं। दिस इज द राइट कि मालिक जी अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये शेयर आप 450 में खरीद सकते हो। पर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर वो मार्केट में जाती है तो उसे कई खर्चे करने पड़ जाएंगे आईपीओ निकालने के लिए, सेबी की परमिशन, प्रोस्पेक्टस बनाना, सीएसआर की फीस, फलाना ढिकाना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा, वो सब बच जाएगा अगर आप मालिक जी डायरेक्टली खरीद लो। क्लियर है? तो कंपनी का फायदा, और वो फायदा वो आपको दे रही है कि भाई हमारा झंझट बचेगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लो, हम आपको मार्केट से सस्ते में देंगे, 500 का शेयर 450 में देंगे। तो दिस इज द राइट फॉर यू। क्लियर है? बट जैसे कंपनी पब्लिक में इश्यू करेगी वैसे आपके लिए इश्यू करेगी। क्या सर सस्ते में, डिस्काउंट में तो अलाउ नहीं है। मैंने कब बोला डिस्काउंट में दिया है? मैंने कब बोला डिस्काउंट? डिस्काउंट तब होता है जब फेस वैल्यू से कम पे देते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपए, मैं शेयर दे रहा हूँ 450 में, मार्केट में 500 दे सकता था, साढ़े, प्रीमियम तो अभी भी है, बस आपसे कम प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो राइट का कोई लेना देना नहीं, अपने लिए नॉर्मल शेयर की तरह कहानी है, बस हमने ये मालिक पब्लिक को ना देके मालिकों को दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कितने शेयर इशू करे मालिकों को अपने? ऑलरेडी 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एक शेयर 100 का है पर हमने इशू करा है 110 पे, मतलब पार पे नहीं है, प्रीमियम पे। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चे, इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो, और मुझे बताओ क्या मुझे रिजर्व, बैंक, ये सब दुनियादारी से कोई लेना देना है? सर आप जितना सिंपलिसिटी से मेरे साथ पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं तो आप भूल जाओ रिजर्व बैंक क्या कम ज्यादा, वो अपने आप क्वेश्चन कर चुका होगा मेरे भाई। बच्चे मेरे, वो आपको सिर्फ अकाउंटिंग करवाना चाह रहा है, कह रहा है भाई एंट्री कर दे, कैलकुलेशन कम है ज्यादा है सब हम करके बैठे।
आप बस एंट्री करो। अब आप देखो सर, जरा देखो इधर, जरा इधर देखो, कितने प्रेफरेंस शेयर है जरा देखो। तो प्रेफरेंस शेयर है 50,000। मान लो ये फुल्ली पेड अप होके 100 का हो जाएगा, तो 50 लाख की कैपिटल कम होने वाली है। मजे की बात है सर, उसने एग्जैक्टली 50,000 शेयर इशू कर दिए। बताओ, तो अगर 50,000 शेयर इशू कर दिए तो फिर तो भैया ना कोई रिजर्व की जरूरत, ना कोई बैंक की जरूरत, तो क्यों लफड़े में पड़ना है? छोड़ दो, भूल जाओ रिजर्व और बैंक, जो कहानी पढ़ाई भूल जाओ। आप बोलोगे 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का इशू हो रहा है, 110 में हो रहा है, मतलब यहां से प्रीमियम आएगा जिसका पैसा भी हो जाएगा। लेकिन लफड़ा ये है कि आपने ये पैसा एक बार में नहीं मंगाया, आप कह रहे हो 20 रुपए एप्लीकेशन पे दे देना, 35 रुपए अलॉटमेंट पे देना, और बैलेंस जो बचा, बताओ कितना बचा सर? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 35, और बाकी जो फाइनल कॉल बचा 110 का हिसाब लगाए तो वो हो गया कितना? 55। 55 में 55 ये बचा, जिसमें इंक्लूड 10 रुपए का प्रीमियम यहां पर है, 10 रुपए का प्रीमियम है। तो इन दोनों में हिसाब लगाएं तो 45 की कैपिटल है, 55 में से 45 की कैपिटल है, 10 रुपए प्रीमियम है। यार मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, पता है क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो बेटा प्लीज, जो आप ये बैलेंस फाइनल कॉल का ये पैसा जो मंगाने वाले हो, क्वेश्चन ने बोला है ये पैसा आप मंगाने वाले हो 1 जनवरी 2023, जबकि मैं रिडेम्पशन कब करने वाला हूं? 31 मार्च 2022। मतलब मेरे रिडेम्पशन से पहले मंगाने वाला हूं या रिडेम्पशन के बाद? रिडेम्पशन के बाद। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, क्यों टेंशन लेता है? आराम से बता। रिडेम्पशन के बाद मंगाने वाले तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कैपिटल बढ़ जानी चाहिए टिल द रिडेम्पशन। बढ़ी क्या? हमने मंगाया ही नहीं, तो मंगाया नहीं तो कैपिटल बढ़ी नहीं। तो क्या ये 55 रुपए मेरे कंसीडर होंगे? नहीं, खत्म कॉन्सेप्ट। बस यही कॉन्सेप्ट है, फुल्ली पेड अप बना दो, और जब आप कैपिटल नए शेयर निकालोगे ना, सीआरआर की कैलकुलेशन, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बढ़ गई, तो कितनी बढ़ाओगे? 100 या 45? 45, बस खत्म। बाकी कह रहा है सर जी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, अलॉटमेंट हमने 1 मार्च को कर दी, मतलब पहले कर दी 22 में, मनी भी पैसा हो गया 31 मार्च तक, पहले पहले पैसा भी आ गया अलॉटमेंट का, प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम कर दिया, सारी कंडीशन सेक्शन 55 के हमने फॉलो कर लिए। आपसे कह रहा है एंट्री मार दो। आ जाओ जी मेरे बच्चे, खत्म कर दें क्वेश्चन, टनाटन, टाटा बाय बाय। लो भाई, ना मजा आए तो पैसा वापस। कह रहा हरीश सर पैसा वापस, लो भाई सॉल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या निकालूंगा? क्वेश्चन बड़े बेटा, वही वाली बात, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, जान नहीं है इनमें, आ जाओ सर जी। कैलकुलेशन ऑफ क्या? सीआरआर। क्यों सर सीआरआर? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं, तो मैं काई को नंबर ऑफ शेयर निकालने में जाऊंगा? बताओ क्या? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बताओ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर? 70। 70 तो पेड अप वैल्यू है, जिसे हम फुल्ली पेड अप भी बना देंगे। फेस वैल्यू पूछ रहा हूं टोटल, तो टोटल कितनी है? 100। मतलब इतने की कैपिटल कम होने वाली है, बताओ कितनी? 50 लाख। लो भाई, 50 लाख से कैपिटल कम हो गई, ठीक है जी, ठीक है। नाउ माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। सर ये राइट शेयर इनका कुछ नहीं, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट हो चाहे नॉर्मल हो, अपन बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। कितने शेयर इशू करे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय, बताओ मल्टीप्लाई बाय 100, फुल फेस वैल्यू। सही लिखा या गलत? अच्छा कह रहा है क्या कर रहे हो सर, इतना समझाने के बाद भी अब तो हमें भी समझ आ गया, आपको नहीं समझ आ रहा क्या? मैंने कहा क्या कर दिया? कह रहा सर ये गलत कर दिया। मैंने कहा फिर? कह रहा सर पेन चेंज करो। अच्छा, और यहाँ लिखो कितना? 45। 45 कैसे लिख रहे हैं सर? एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 25 है। भाई सर अलॉटमेंट का तो 35 है। अरे मेरे लाल, 35 में से 10 तो प्रीमियम है ना, तो इसका मतलब दोनों मिला के कितना हुआ? 45। तो बताओ कितना हो गया सर जी? आ जाओ, 50,000, 50,000 इंटू 45, दिस इज 22,50,000, ठीक है। तो इसका मतलब कितने का सीआरआर जरूरत है? बताओ सीआरआर आ गया सर माइनस 50 लाख, 27,50,000, इतने का आपको रिजर्व चाहिए, ठीक है। और मजे की बात है रिजर्व में तो पैसा है, ठीक है। आ जाओ, अब एंट्री करनी है, फटाक से एंट्री करा दो मुझे, फटाक से जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, एंट्री करेंगे तो एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
डेट वेट याद देख लेना है ना, मैं डेट नहीं देख रहा, सारी 31 मार्च से पहले पहले एंट्री होंगी, तो एप्लीकेशन वगैरह की डेट देख लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले इस बार अलग अलग कितना आएगा सर, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, 10 लाख, तो 10 लाख पहले पैसा आ गया, बोलो हाँ है ना। और आप कहोगे सर यहीं पे शेयर दे देंगे, निपटा देंगे, अरे 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 अरे, पहले एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पता है क्या होगा, पहले शेयर इशू करने से पहले हमें पता है क्या करना चाहिए था सर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से जनरल, सबसे पहले हमें उन्हें फुल्ली पेड बनाना था। ओ तो पहले लिखो फुल्ली पेड बनाने की एंट्री, क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले उन्हें फुल्ली पेड बनाओ, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% जो भी परसेंट है मेरे हिसाब से कितना था, प्रेफरेंस शेयर कितने के थे 8%, तो 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 15 लाख आप ड्यू करोगे। आप कहोगे भाई पहले पैसा मांगेंगे, क्योंकि जब तक फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक रिडेम्पशन का काम शुरू नहीं होगा। और मान लेंगे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो ये हमारा सीधा हिसाब हो गया कि भाई हमें पहले पूरा फुल्ली पेड अप हो गया 15 लाख से, ठीक है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड अप आ जाए तो आपको उन्हें फुल्ली पेड अप बनाने के लिए ये दो एंट्री करनी पड़ेंगी, पहले फाइनल कॉल ड्यू हुई है और फिर फाइनल कॉल रिसीव हुई है, और ये आपने शेयर्स वाले चैप्टर में भर भर के किया है, क्लियर है। तो पहले दो एंट्री करनी पड़ेंगी आपको इनको फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। अब आऊंगा मैं एंट्री नंबर थर्ड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगी एंट्री नंबर थर्ड, शेयर इशू करने की। एंट्री नंबर थर्ड के बाद एंट्री नंबर फोर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। मजे की बात है अभी तो 10 लाख ही होगा, क्योंकि पार पे है, यहाँ पर प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे है, तो यहाँ तो 10 लाख हो गया। एंट्री नंबर 5 अलॉटमेंट होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर राइट शेयर की एंट्री बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे बच्चे राइट शेयर में, ठीक है। बस आपको कंफ्यूजन हो जाती है राइट शेयर, बस उसमें आपको राइट मिलता है, दैट्स इट, कंपनी के लिए कोई लेना देना नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ में यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, तो 50,000 इंटू 35, 50,000 टू 35, इसमें 50,000 इंटू 25 रुपए की कैपिटल और 50,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बताओ कितना कितना हो गया, 50,000 इंटू 35, ये आ गया 17,50,000, ठीक है। और ये हो गया 12,50,000, और ये हो गया 5 लाख, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कैपिटल पहले कितनी बढ़ी थी 10 लाख, फिर कैपिटल कितनी बढ़ गई 12,50,000, तो 22,50,000 की कैपिटल बढ़ चुकी है। अब नाउ एंट्री नंबर 6 भी हम ले लेते हैं, पैसा रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। बताओ कितना पैसा आ जाएगा, कोई कॉल्स इन एरियर है नहीं, कितना 17.5 लाख, 17.5 लाख और 17.5 लाख, तो ये हमारा काम नंबर सेकंड हुआ है शेयर इशू करने की। ये सारी एंट्री क्या हुई है, शेयर इशू हो गया, ये क्या हो गया शेयर इशू। अगर मैं पीछे पे जाऊं तो ये हमारा क्या हुआ था फुल्ली पेड अप, ये हमने फुल्ली पेड अप बनाया था। अब हम क्या काम शुरू करेंगे, फुल्ली पेड अप की दो एंट्री हो गई, शेयर इशू करने की दो एंट्री हो गई, बोलो हाँ है ना। अब हम करेंगे रिडेम्पशन, ठीक है, इधर लेता हूं। अब करूंगा एंट्री नंबर कौन सी, जल्दी बोलो, एंट्री नंबर है 7, सीआरआर बनाएंगे, एंट्री नंबर 7 सीआरआर। बताओ क्या करेंगे, आपको रिजर्व बताया हुआ है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सफिशिएंटली है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, टू सीआरआर कितना 27,50,000। सर ये कहां से आया, आपने ऑलरेडी इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, क्लियर है। आठवीं एंट्री, अब प्रेफरेंस शेयर बुला लो, आ जाओ जी प्रेफरेंस शेयर आ जाओ, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितनी 50 लाख पूरी फेस वैल्यू। सर ये पार पे रिडीम हो रहा है, नहीं सर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर प्रीमियम का तो आपने कुछ किया ही नहीं बेटा, जब अगर शेयर दिए हुए ना तो आप प्रीमियम रीमियम सब भूल जाओ, क्योंकि उसके लिए सब आपको मान के चलोगे आपने क्वेश्चन में अपने पास रिजर्व है, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप कैलकुलेट करके बैठा है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, बताओ कितना 5% था शायद मेरे हिसाब से, तो 50 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 50 लाख का 5% हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख का प्रीमियम है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
52,50,000। लो जी, उठा के पे कर दो। एंट्री नंबर 9, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 52,50,000 और 52,50,000। अब ये प्रीमियम पड़ा रहेगा क्या? नहीं सर, राइट ऑफ कर दो। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास। एंट्री नंबर 10, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना? 2.5 लाख और 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5। बैंक का कोई लेना देना नहीं है, रिजर्व का कोई लेना देना नहीं, बस राइट ऑफ करने के लिए यूज हो गया। ये हमारी एंट्री होगी रिडेम्पशन की, ये एंट्री होगी रिडेम्पशन की, ये एंट्री होगी सीआरआर की। ठीक है, तो खत्म हो गया चैप्टर। बस इतना सही है। इसमें एक बोनस वाला पॉइंट है जो बोनस वाले चैप्टर के साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कब आपको बैंक वाले क्वेश्चंस करने हैं, कब आपको रिजर्व्स के क्वेश्चन करने हैं, और कब ये छोटी सी बातें याद रखनी है कि दो में क्या क्या है। कि अगर आपको रिडेम्पशन पार्टली पेड अप है तो पहले फुल्ली पेड अप बना दो, और अगर किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहा है तो देख लो कि रिडेम्पशन से पहले सारी इंस्टॉलमेंट मंगा ली गई है, अगर नहीं मंगाई है तो उतना छोड़ के बाकी की कॉल्ड अप कर लो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो मजा आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो कमेंट करके थोड़ा सा तो प्यार बरसाओ, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है एटलीस्ट कि हाँ बच्चा आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने सबको साथ शेयर करो ताकि हम मैक्सिमम तरीके से आपके सर्विसेज को काम कर सकें। ठीक है, चलो जी, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।